नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके सभी तरह के सवालों के जवाब हम पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं और लगातार आपका प्यार हमें मिल रहा है और हमारी कोशिश हर हफ्ते यही होती है कि वो प्यार और भी बढ़े और हम आपकी बेहतर से बेहतर मदद कर पाएं। और इससे अच्छा वक्त और क्या होगा जब प्रॉपर्टी बाजार में एक बढ़िया बूम है, प्रॉपर्टीज की खूब बिक्री हो रही है, खूब सारे लोग घर खरीद रहे हैं, सेल्स अच्छे आ रहे हैं, लोगों को अपना घर मिल भी रहा है। लॉन्चेस हाँ शायद थोड़े से कम पड़ रहे हैं, इतनी डिमांड आ गई है, तो इन सबके बीच सवाल भी ज़्यादा आते हैं और अब तो निवेश को लेकर भी आपके सवाल काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये सारी बातचीत आज भी जारी रखेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं एक खास मेहमान, हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर प्रॉपर्टी गुरु में। और जैसा मैंने कहा कि हम जब भी बात करते हैं तो कुछ ऐसे नए नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास जहां पर पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होती है। तो ऐसा ही कुछ एक और नंबर आया है मार्केट से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। और रिपोर्ट्स अलग अलग जगह से जो छप रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई ये पिछले साल से भी बेहतर नंबर है इसी पीरियड के 2023 से। और 20% जो है वो सेल्स में इंक्रीज आया है। और अक्सर मैंने तो ज़्यादातर जगह पे जो अखबार है उनमें हेडलाइंस ये देखी है कि इन स्पाइट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये नंबर आया है। तो कैसे ये मोमेंटम बरकरार है, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली बहुत ही रोलर कोस्टर राइड चल रहा है रियल एस्टेट में, स्पेशली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में। आ, 10 साल 15 साल का इंतजार के बाद जब हम लोग, आप और मैं, हमेशा बात करते थे हर प्रोग्राम में कि मार्केट अभी थोड़ा इम्प्रूव करेगा करेगा, लेकिन अभी मैं कहूँगा टचवुड अच्छा चल रहा है मार्केट, और काफी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। हमेशा मतलब थोड़ा कॉशियस भी रहता है, थोड़ा लगता भी है कि शायद अब वो हो जाए, एंड आ जाए, लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी काम कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं जिसके चलते हुए मुझे लगता है ओवरऑल ये एक बन रहा है, जो एक माहौल बन रहा है कि लोग घर बाय कर रहे हैं, या लोगों को। और उसमें सबसे बड़ा आपने देखा भी होगा कि अ, अभी जो आरबीआई का है, उन्होंने वापस रेपो रेट चेंज नहीं की है अभी अपनी लास्ट इसमें जो उनकी अनाउंसमेंट हुआ था, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि होम लोन रेट्स इंटैक्ट हो गए हैं। लेकिन इससे बूस्ट ज़रूर मिला है अपना ये बाय करने के लिए, और आपने सही बोला 20% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर, अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर को। उसमें दूसरा एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि उसका ये हो गया है हालत कि आप देखिएगा कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है उसमें 20% इंक्रीज़ हो गया, उसमें बेंगलुरु, पुणे और एनसीआर, एमएमआर इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि अभी आप, अगर आप दूसरी रिपोर्ट चेक करेंगे, एक आई है एनारॉक की, कि उसमें जो लॉन्चेज़ हैं वो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर से इस बार 9% डिक्लाइन दिख रहा है एवरेज। और तीसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे साल में अगर आप कंपेयर करें तो जो प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं वो 10 टू 42% इंक्रीज़ हुए हैं। हर जगह स्टेडीली प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, पर अगर आप एवरेज लेंगे, जिसमें हैदराबाद सबसे आगे है कि वहाँ पे अराउंड 42% प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं। सो इन सब का जो सार है वो यही निकल के आता है कि अभी जो माल इतना बिक रहा है, और जो मैंने बात बोली है कि ये लॉन्चेस डिक्लाइन हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि अभी डेवलपर्स के पास वापस नए लॉन्चेस करने के लिए बहुत काम करना पड़ रहा है, लैंड खरीदना पड़ता है उनको, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उन्होंने जो लॉन्चेस किए, जो तैयारी की थी, वो बिक गया है, और इसके चलते हुए वो अभी आगे लॉन्चेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि नीचे बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में लॉन्चेस हो रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ नॉर्थ में लॉन्चेस 9% डिक्लाइन हुए हैं। और इस चक्कर में ये हुआ है कि प्राइसेस फर्म होते जा रहे हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 टू 40%, 42% प्राइस इंक्रीज हुए हैं। हम्म। उसका रीजन यही है कि प्राइसेस फर्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री अभी बचती नहीं है। तो जो आप और मैं हमेशा से दर्शकों को, लोगों को बोल रहे हैं, अपने जो देखने वाले हैं, कि आपका जो भी अगर प्लानिंग है खरीदने का, तो वो राइट मोमेंट है, उसे आप मार्केट को टाइम मत कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे बहुत मार्केट बढ़ गया है और हम्म। मार्केट शायद अब करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसका चक्कर ये हुआ है कि लास्ट 1 ईयर में मैंने आपको फिगर्स दिए हैं कि किस तरह से प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं। तो एक अच्छा माहौल चल रहा है ओवरऑल। जो लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया है, अभी भी उठा रहे हैं। जो लोग अभी भी फैन सिटिंग हैं, वेट कर रहे हैं, उनको आई थिंक महँगा होता जा रहा है उनको खरीदना। हम्म। तो होपफुली अभी मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो आरबीआई का इंटरवेंशन होगा इसमें, अगर प्राइसेस में या रेपो रेट वगैरह में, वो एटलीस्ट जून तक तो नहीं दिखता है, जब तक ये इलेक्शन के बाद, जब गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, अपना ऑफिस अज्यूम कर लेगी, जो भी गवर्नमेंट आती है,
तो उसके बाद मुझे लगता है कि तब देखना पड़ेगा कि ये कैसा जाता है, पर अभी से जो लग रहा है, जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और लगता तो नहीं असलम साहब कि आरबीआई यहाँ से दरों को अब और ऊपर ले जाएगा, अगर हुआ तो कोई करेक्शन आने की उम्मीद ज्यादा है। खैर वो फैक्टर तो अब ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट को उसकी चिंता है ही नहीं कि वो इंटरेस्ट रेट कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं, लोगों को खरीदना है तो वो खरीद रहे हैं। अच्छा, ये जो सेल्स नंबर आए हैं, मैं देख रहा था कि इसमें एमएमआर, बेंगलुरु और पुणे, ये तीन शहरों का योगदान सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि तो आप पुणे मार्केट को और इनफैक्ट बाकी सभी मार्केट को भी बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो यहाँ यहाँ क्या अलग हो रहा है? क्या यहाँ डिमांड रेस्ट ऑफ द इंडिया से ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, लॉन्चेस ज्यादा है? क्यों यहाँ पर नंबर ज्यादा दिखे हमें? अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर वो है जो बायर्स हैं, एंड यूजर मार्केट बनता जा रहा है, साथ साथ इन्वेस्टर मार्केट बनता जा रहा है। क्योंकि एमएमआर में अगर आप लेंगे तो उसमें जिस तरह से अभी, अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि जो मैक्सिमम जो रेमिटेंस हो रहा है वो मिडिल ईस्ट से बहुत हो रहा है, और दिरहम इस टाइम हाईएस्ट उस पे है कंपेयरिंग टू रुपीज। हम्म। तो उसमें एक, और अगर आप डॉलर भी लेंगे तो वो भी एक हाईएस्ट लेवल पे है। तो उनके लिए कि डबल वेमी हो जाता है इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम इंडिया में, बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो गया है उनको, कि उनको दिरहम और करेंसी का जो वैल्यू है वो इतना उनको आर्बिट्राज मिल रहा है कि उसमें काफी उनको सस्ता प्रॉपर्टी मिल रहा है। ओके। तो स्पेशली एमएमआर में तो मुझे वो रीजन दिखता है, बिसाइड इसके वो कमर्शियल कैपिटल है, जो एक्सोडस ऑफ पीपल है, ये जो अर्बनाइजेशन है एमएमआर का वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं। और अभी लोगों के जो एक बत्ता है, एक उनका जो एक डिमांड है कि मेरा घर होना चाहिए, वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इन रूट हो गया है लोगों की साइकी में। रही बात बेंगलुरु और पूना की, वो दोनों ही सिटी है। बेंगलुरु आपका सिलिकन सिटी है, अगेन मिलेनियंस वहां पे ड्राइव कर रहे हैं, और पूना अगेन बैंगलोर को कैचअप करता जा रहा है विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो पूना और मुंबई में मिल रहा है। तो उससे पूना को भी बहुत फायदा हो रहा है। तो यहाँ भी मिलेनियर्स हैं जो काफी, जो पूना आते हैं वो कभी पूना से जाते नहीं है, ये बहुत बड़ी धारणा है यहाँ पर। जो यहाँ पढ़ने आते हैं तो वो यहीं से एक आपको, जो कंपनीज आती हैं उनको एक लोग मिल जाते हैं, यहीं से वो कॉलेजेस से लोगों को उठा लेते हैं, और वो अल्टीमेटली अपना घर यहाँ खरीद रहे हैं। तो जो एक हमने 2006 के आसपास 2004 में देखा था, बैंगलोर और पुणे में स्पेशली वही हो रहा है। जी। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला ये मार्केट। और बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों की बात करें तो इस साल यानी कि 2023 जो मतलब पिछला साल गया, वहां पे फिर एक बार हमने कमर्शियल रियल एस्टेट को ऑलमोस्ट 2019 के लेवल पे आते हुए देखा, जहां ऑफिस स्पेस की बहुत जोरदार लीजिंग हुई। ऑफिस स्पेस की लीजिंग होना मतलब नए जॉब्स आना, नए जॉब्स आना मतलब नए लोग आना और फिर उनका घर लेना। तो आई थिंक ये साइकिल है जो फिर से एक बार दिख रहा है। इस तरीके से चीजें होती है। चलिए और बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग बड़े नंबर्स हैं हमारे पास, लेकिन अब हमारे दर्शकों को भी इन्वॉल्व करते हैं शो में। एससी चोपड़ा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं, नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ और बहुत ही अच्छी एडवाइस और जी, हम एक्सपर्ट्स। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट किया जाए। तब तक मैं कुछ आपके फैक्ट्स एंड फिगर बता देता हूं यहाँ दर्शकों को। तो चोपड़ा साहब ने हमसे सुझाव मांगा है कि वो उल्वे और नवी मुंबई में घर देख रहे हैं। 2 या 3 बीएचके हो सकता है। 1 सीआर का उनका बजट है। पोजीशन उनको जो है वो रेडी पोजीशन चाहिए। तो ये अच्छा सवाल है। और इंटरेस्टिंग ये है कि चूंकि सर बोल रहे हैं नोएडा से, या तो अभी जब दोबारा हम बात करेंगे तो पूछेंगे कि क्या प्योरली इन्वेस्टमेंट का पर्पस है या फिर वो रहने वाले यहाँ के हैं, लेकिन फिलहाल नोएडा में जॉब कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस बीच असलम साहब तो 1 करोड़ में 2 से 3 बीएचके उल्वे, नवी मुंबई, टू बी इन अ ब्रॉडर सेंस, ये देख रहे हैं। और अच्छा, चोपड़ा साहब आ गए। हाँ जी सर, बताएं। क्या आप दिल्ली में रह रहे हैं और मुंबई में घर क्यों देख रहे हैं? मेरे मन में सवाल आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जी। मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, हम्म। तो बेसिकली विंटर्स में उनको लगता है कि एक्सट्रीम वेदर है, और ओके। मेरा मैटरनल साइड मुंबई में बेस्ड है। तो अच्छा, इसलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं मुंबई में देख रहा हूँ। फॉर विंटर्स पर्पस माय पेरेंट्स शुड स्टे देयर एंड दैट्स द रिक्वायरमेंट। चलिए मैं आपको लेकिन ये राज की बात बता देता हूँ कि मुंबई में भी अपना हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। मतलब पहले जैसा नहीं रह गया। ठंड के कुछ एक दिन यहाँ ऐसे रहते हैं जब आपको थोड़ा नॉर्थ इंडिया वाला फील आता है, लेकिन हाँ, उतनी ठंड नहीं पड़ती। तो आपका जो फैसला है कि भाई एक्सट्रीम कोल्ड होता है दिल्ली में और यहाँ थोड़ा राहत मिलेगी, वो बात तो सही है। चलिए अब देखते हैं कि क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। असलम सर, क्या सलाह होगी इन्हें?
मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है और ये एक और मुझे लगता है आयाम ऐड करता है इन्वेस्टर्स का या बाई करने के लिए एक और रीजन हो गया है जो हम पहली बार मतलब मुझे लगता है ये रीजन रहते हैं लोगों के लेकिन पहली बार हम इस पर बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जो लोकेशन आपने चुना है मुझे लगता है वो आपने थोड़ा स्ट्रैटेजिकली ध्यान रख के चुना है क्योंकि पनवेल में और ये नवी मुंबई में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है जिससे फ्यूचर जो इस पूरे एरिया का है हम काफी बार बात कर चुके हैं, काफी स्ट्रांग हो गया है और काफी अच्छा दिखता है आने वाले 4-5 सालों में। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, या अगर आप ब्रांडेड डेवलपर्स के साथ जाते हैं तो हीरानंदानी, इंडिया बुल्स और मैराथन ये सब वहाँ पे उस एरिया में है। साई सिटी करके एक है उस एरिया में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और उसमें रेडी टू मूव इन आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आपके बजट के हिसाब से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा-सा जो लोकल डेवलपर्स वहाँ काम करते हैं, जो एयरपोर्ट के काफ़ी आस-पास होंगे, उनके कुछ नाम मैं आपको बोल देता हूँ। बाकी हिरन का तो अपना उनकी फॉर्च्यून सिटी है, वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया बुल्स का है, इंडिया बुल्स ड्रीम्स है। साई ग्लोबल सिटी करके एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो है। मैराथन का प्रोजेक्ट है। तो वो आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल वहाँ पे जो नवी मुंबई से रिलेटेड डेवलपर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं। एक भगवती एक अच्छे डेवलपर्स हैं, उनका बेलेजा करके प्रोजेक्ट है। लखानी रॉयल एक प्रोजेक्ट है आपको, डेल्टा टावर्स है, विस्टा हाई है, प्रोग्रेसिव ग्रुप का प्रीवे करके एक प्रोजेक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट एक्चुअली नवी मुंबई के आसपास ही हैं और उस एरिया में ही रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आपको 6 to 12 मंथ में मिल जाएंगे। मुझे लगता है आपको खुद चॉइस कर लेना चाहिए कि आपके बजट में अगर आता है तो आपके पास ब्रांडेड डेवलपर्स का भी चॉइस है, या टूवर्ड्स एयरपोर्ट है तो ये जो कुछ नाम मैंने उल्वे वगैरह के बताए हैं वो आप देख सकते हैं। तो चोपड़ा साहब आइए फिर मुंबई पधारिए एक बार, और जो प्रोजेक्ट्स असलम साहब बता रहे हैं एक बार खुद नज़र में निकालिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी आपके पास चॉइसेस रहेंगी यहाँ पर जिसमें से आप चूज कर सकते हैं अपने बजट में। और इनफैक्ट ये जो पूरा इलाका है, आपने लिखा भी कि आपको अटल सेतु और एयरपोर्ट के आसपास चाहिए, तो काफ़ी हैपनिंग हो चला है क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इस इलाके में हो रहा है। तो वेलकम टू मुंबई। आइए और इन ऑप्शंस में से देखिए, और फिर आपको लगता है और बातचीत करनी है हमसे तो हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम लगातार दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं जो है मिस्टर मनीष शाह फ्रॉम पुणे। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद करें आज आपकी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में मेरा एक प्रॉपर्टी है, छोटा सा ही है, 450 स्क्वायर फीट का, 2 फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट बना हुआ है उस पर। तो मैं आप मनीष जी थोड़ा रेंज में आके बोलेंगे तो हम आपको साफ सुन पाएंगे। और आपकी प्रॉपर्टी अभी छोटी नहीं आवाज है, आ रही? हमारे शहर के लिहाज से तो बड़ी है, 450 स्क्वायर फीट। हाँ, तो 2 फ्लोरों से बना हुआ है, उसको जी सेल जी। करके, और यहाँ पुणे में निगड़ी प्राधिकरण एरिया में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेने का प्लान है इधर। तो ओके। आपके हिसाब से ये आइडिया ठीक है, ऐसा करना चाहिए? आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं मनीष जी? मैं दिल्ली का हूँ वैसे तो, बट 7 साल हो गए मुझे अब यहाँ पुणे जी, में तो रहते हम हुए। बात कर ही रहे थे अभी असलम साहब से कि लोग आते हैं असलम साहब एक बार पुणे और फिर वहीं रुक जाते हैं। तो मनीष जी के साथ भी कुछ ऐसा ही केस हो गया है। तो मूलतः दिल्ली के प्रॉपर्टी भी है वहाँ उनके पास, लेकिन अब फाइनली उसको बेचकर पुणे में लेना चाहते हैं। तो आपसे बेहतर मदद इनकी और कौन कर सकता है? नहीं, मैं अगेन वही है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या प्राइस से रिलेटेड चाहिए, कि व्हाट प्राइस उनको वहां बिक रहा है और यहाँ क्या प्राइस में उनको चाहिए। तो मनीष जी अगर अगर आप थोड़ा आइडिया दे पाएं, वहां पर आपको सेल से कितने पैसे मिलने की उम्मीद है और आप यहाँ किस बजट में देख रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 60-70 प्लस वहाँ से मिलना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ है कि आप उसके ऊपर भी 2 फ्लोर बना सकते हैं जो बायर है। और अच्छा यहाँ पे मुझे अराउंड 2000 स्क्वायर फीट एरिया में लैंड चाहिए, जिसके ऊपर मैं, अगर घर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो मैं अपना भी बना सकता हूँ। अच्छा। और क्या बजट इसके लिए सोच रखा है आपने? 1.5 के आसपास। ओके जी, ठीक है। असलम साहब तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास, और वहां से 60-70 लाख इन्हें मिल जाने की उम्मीद है। तो ये समीकरण है। देखिए, वहां से 60-70 अगर आपको मिलता है, आप और निगड़ी प्राधिकरण में आपने बोला है, तो प्राधिकरण एक्चुअली पीसीएमसी का काफी एक्सपेंसिव एरिया है। डेफिनेटली आप वहाँ रहते हैं तो आपको देखा होगा कि वहाँ मोस्टली बंगलोज हैं
और वैसे तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे अभी अवेलेबल होगा आपको जो प्लॉट इस टाइप का आप देख रहे हैं। और अगर आप बंगलो रेडी टू मूव इन बंगलो देंगे तो वो शायद काफ़ी महँगा आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर आप फिर भी सर्च करें किसी अच्छे कंसल्टेंट की मदद ले तो हो सकता है कोई प्लॉट आपको उस एरिया में वो निकाल के दे। लेकिन फिर भी उसमें भी मुझे आपका बजट थोड़ा-सा आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि शायद एवरेज प्राइस उस प्लॉट का 10,000 पर स्क्वायर फीट आपको मिलेगा। तो प्लॉट वैल्यू ही 2 सीआर हो जाएगी आपकी और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर बनाने का जो है वो अलग खर्चा आएगा। तो अगर आप वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट क्योंकि आप निगड़ी प्राधिकरण एरिया में रहते हैं, उस एरिया में मुझे मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो आपका वर्क ऑफ़िस वग़ैरह है या बिज़नेस है वो आपको उसी एरिया में रहेगा, तो इसलिए आपने वो प्रेफ़र्ड किया है या एक क्योंकि वो अच्छा एरिया है, एम्बिएंट बहुत अच्छा है उस पूरे एरिया का और कनेक्टिविटी टू हाईवे एक्सप्रेसवे टू मुंबई एंड ऑल और बाकी अदर सिटीज़ से मेट्रो के थ्रू काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी है। तो लोकेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, उसमें बजट थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लगेगा। फिर भी आपको अगर बिकॉज़ मुझे मालूम है कि जो दिल्ली से आते हैं तो उनको एक अपना घर मतलब मेरा बंगलो और ज़मीन पे मेरा घर बनना चाहिए, वो एक एटीट्यूड होता है। पूना में ज़्यादातर ऐसा नहीं है, लेकिन जो पुराने ये आप निगड़ी प्राधिकरण में जो भी बंगलो देखेंगे, वो सब पहले के बने हैं और लोगों ने बहुत पहले एक्वायर कर लिए थे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको मिलता है तो डेफ़िनिटली जाइए, लेकिन उसमें बजट थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको प्लॉटिंग लेकर ही बनाना है तो हिंजेवाड़ी वगैरह में जो ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से हिंजेवाड़ी या रावेत वगैरह में उससे वहाँ से एक पास ही एरिया है जो आई थिंक वहाँ पे एक ब्रांडेड डेवलपर्स का काफ़ी बड़ा टाउनशिप टाइप है जहाँ पे आई थिंक 2.5 करोड़ में वो बंगलोज़ दे रहे हैं प्लॉटिंग बना के। वो सब एरियाज़ में आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप प्राधिकरण हैं तो नथिंग लाइक इट अगर आप बजट बढ़ाते हैं। चलिए तो मनीष जी आई होप कि आपके सवाल का जवाब काफ़ी हद तक असलम साहब ने दे दिया है। थोड़ा बजट का इशू होगा, प्लॉट की अवेलेबिलिटी का इशू होगा, लेकिन क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं? आई थिंक ये पिक्चर आपके पास क्लियर है और एग्जैक्टली आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें आपके एक्सपेंसेस कितने आएंगे आफ्टर सेलिंग योर दिल्ली प्रॉपर्टी एंड ऑल। तो होपफुली आपकी काफ़ी मदद यहाँ पर हम कर पाएँ टू जस्ट शो यू अ वे। एक बार इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए और फिर कहीं मामला अटकता है तो आप दोबारा हमें याद कीजिए। चलिए मनीष जी से बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ अभिषेक सिंह जो कि हमें कॉल कर रहे हैं नई दिल्ली से। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, नमस्ते जी सर। नमस्ते। और मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आई एम इंटरेस्टेड इन द्वारका एक्सप्रेसवे ओके। दैट इज नियर बाय दिल्ली। तो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कोई अच्छा बिल्डर हो जो कि थोड़ा मतलब ट्रस्टेड हो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 2 BHK और 3 BHK में इंटरेस्टेड हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो कि भले 4 साल 5 साल बाद भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2.5 CR का बजट है। तो क्या प्रोजेक्ट रहेगा जिसपे थोड़ा सा एनालिसिस कर पाए हम? जरूर जरूर। आप मेन पर्पस आपकी इन्वेस्टमेंट है, राइट? हाँ, मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट है, ये है। जी जरूर। ठीक है असलम साहब, तो काफी क्लियर है इनका सवाल। 2 से 2.5 करोड़ का बजट, इन्वेस्टमेंट ही पर्पस है, 4-5 साल इंतजार कर सकते हैं। बस एक ट्रस्टेड डेवलपर को देख रहे हैं जो डिलीवर कर दे दो अगले 3-4 साल में। 2 या 3 BHK जो भी इस बजट में आ जाए। अच्छा। जी, जी। नहीं वही है देखिए इनका जो होराइज़न है आई थिंक वो मैच करता है द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोग काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि कंप्लीट हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, दिल्ली के दूसरे इलाकों से जो फाइनली हुआ। आने वाले टाइम में वो जेवर एयरपोर्ट उसे उधर आ रहा है आगे तो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और उसके चलते ही जो आपका दूसरा डिमांड है कि रेप्यूटेड डेवलपर्स हो तो मोस्टली काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर्स ने उस एरिया में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो आपका होराइज़न है उसके अंडर मुझे लगता है आराम से आपको मिल भी जाएगा। बजट आपने जो रखना है वो अराउंड 2.5 से लेके थोड़ा अबव जो भी आप रख सकते हैं। क्योंकि जो डेप्यूटी डेवलपर्स हैं उनकी मोस्टली बड़े अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी प्राइसिंग वहाँ गए हुए हैं या जा रहे हैं, उसके हिसाब से ये बजट आपका रहेगा। तो जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ जो अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं जैसे सोभा सिटी है वहाँ पे सेक्टर 108 में, M3M का क्राउन है सेक्टर 111 में, गोदरेज मेरिडियन है 106 में, शाहपुर जी पालन जी का जॉय विले है आपका सेक्टर 102 में और आपका लाविदा है टाटा हाउसिंग का वो आपका सेक्टर 113 में है। इसके अलावा एमआर के 2 प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव ग्रीन्स एंड इंपीरियल गार्डन जो 102 सेक्टर में है। तो मुझे लगता है ये सारे जो डेवलपर्स हैं ये एक रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड और डिलीवरी आपका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सब आपको
मुझे लगता है सेटिस्फाई करेगा और होपफुली आपके बजट में इसकी जरूर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है इनमें अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है अभिषेक जी, लॉट ऑफ ऑप्शन देयर। द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको कि आप जो ये निवेश करने जा रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं और आगे आपको फायदा भी दे। अच्छे ऑप्शंस आपको असलम साहब ने बता दिए, तो प्लीज चेक देम फर्स्ट और कोई जरूरत पड़े हमें जरूर याद करिएगा। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।